नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन की। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर संकल्प दिवस के रूप में मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 47वें जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता और विपक्ष के लोगों ने सीएम को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया। सीएम धामी ने युवाओं को कहा कि वह अपने कर्म पथ पर चलें, मेहनत करें, उनको आगे एक सुनहरा भविष्य मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, हम उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इसको लेकर सभी लोग काम कर रहे हैं। हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां आईटीबीपी के जवानों ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों और छात्रों के साथ मिलकर केक काटा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार की सीमा द्वार देहरादून में आईटीबीपी की तरफ से संकल्प दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों और जवानों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना और विद्यार्थियों से जुड़े कार्यक्रम हमेशा एक नई ऊर्जा देते हैं। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर घंटाघर देहरादून में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के सुगम विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता के लिए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। यहाँ पर चाहे आज चार धाम सड़कों की बात हो, ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हवाई सेवाएं हों या स्वास्थ्य सेवाएं हों, हर क्षेत्र में उन्होंने एक, मैं कहूँ कि भूतों न पहले के समय में जो सोचते भी नहीं थे, उन सभी कामों को किया है। इस अवसर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, भारत को एक पहचान दिलाने। तो बुलेटिन में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने चमोली के नागनाथ पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर खादी ग्राम उद्योग और पर्यटन उद्योत्व मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने फीता काटकर 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले को भव्य रूप देने और क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ साथ सीएम ने मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो वहीं भर्ती घोटाले को लेकर
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती घोटाले को लेकर सरकार जांच कर रही है। सरकार हर जांच के लिए तैयार है। जल्द ही सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी और युवाओं को हर स्तर पर न्याय दिया जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जहाँ होम स्टे जैसी योजनाएं तेज़ी से बढ़े। हमारे यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, स्वरोजगार की योजना है, हमारे पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली अनेकों योजनाएं, उन सभी में हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हाइडल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकता है और हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न विषयों और पार्टी संगठन को लेकर उनसे बातचीत की गई। त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि 7 से 8 तारीख को मेरा दिल्ली प्रवास था, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे समय दिया और तमाम विषयों पर उनसे मेरी बात हुई। पूर्व सीएम ने कहा कि मेरी कुछ बातें चीड़ का जो पेरोल होता है उसको लेकर भी हुई, जिसमें चीड़ हमारे विकास का बहुत बड़ा आयाम है, जहां 75,000 लोगों को हम पिरूल के विपत्तियों से रोजगार दे सकते हैं। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि ये आप मेरी पसंद का विषय को लेकर आए हैं, जिससे मुझे भी रुचि है। तो वहीं बैकडोर भर्तियों में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये बेहद दुखद बल्कि ये आपराधिक कृत्य है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से स्टेप लिया है और एसटीएफ ने कार्रवाई की है, इससे लोगों का विश्वास बना है। बैकडोर भर्तियों पर सीबीआई जांच के सवाल पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सीबीआई से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब एसटीएफ जांच कर रही है तो ठीक ही है। जब किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो वो किसके कहने पर हो रही है, किसने क्या उनके बारे में बयान दिया, वो सब नोटेड है। समय पर सब चीज़ें बाहर आएंगी। पहले ही कोई चीज़ बता तो नहीं ना, भाई उन्होंने ये बताया कि इसने हमसे पैसा लिया, इतने में पेपर दिया, नाम उजागर नहीं हो रहे हैं। आखिर गिरफ्तारी जब हो रही है तो कल जब ये कोर्ट में जाएंगे तो सब तो सारी चीज़ें सामने उजागर होंगी। इसने ये बोला। ये तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पहुंचे 2 कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल हरिद्वार में दौरे पर पहुंचे, जहां हरिद्वार पहुंचे दोनों मंत्रियों ने कनखल स्थित निर्मल पंचायती अखाड़े में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। निर्मल पंचायती अखाड़े में आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान संत और योद्धा बताया। बता दें कि पेपर लीक और उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में चर्चाओं का बाजार गर्म है और कुछ मंत्रियों की जल्द ही छुट्टी हो सकती है। इन सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का है, क्योंकि उनके ही विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर में भर्तियां की गई थी। हालांकि इस कयासों पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और गणेश जोशी का भी बयान सामने आया। इस्तीफे के सवाल पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि सभी मामलों की जांच की जा रही है। जांच में हकीकत सामने आ जाएगी। फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। तब तक अभी वह मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। आज निर्मल पंचायती अखाड़े में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वत्र बलिदान कर दिया इस देश की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी जहां एक वीर योद्धा थे, एक महान संत भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु रहे हैं और जिनके बारे में एक ही बात कही जाती है और हम सब जानते हैं कि वो जहाँ संत थे, जहाँ एक देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दूध विकास समिति की बैठक ली। इस दौरान पशुओं और दूध विकास में व्यापार में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दूध विकास की बैठक ली, जिसमें सभी समिति के अध्यक्षों समेत अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूध समितियों का कई जगह ग्राफ गिरा है, जिसमें मुख्य वजह भूसा की कीमत बढ़ना है। उन्होंने आगे कहा कि
सोसाइटीज़ को मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है ताकि छोटे पशुपालक को जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीते 1 महीने से 2 रुपये का रेट बढ़ाया गया है। जहां पर दूध सोसाइटीज़ नुकसान में हैं वहां पर रेट नहीं बढ़ाया गया है। है सोसाइटीज़ का वो गिरा है, और स्पेशली 3 जिलों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। और किस तरीके से हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनकी आय बढ़ाई जा सके, किस तरीके से उनको उनके प्रॉफिट दिया जा सके। हमारे जो सोसाइटीज़ के ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे कम करके और वो बेनिफिट जो है हमारे पशुपालकों को पास किया जाए, उस पर एक डिटेल चर्चा थी। 3 प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें अध्यक्षों को भी ये बताया गया है, सोसाइटी के अध्यक्षों को, और हमारे जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको भी ये बताया गया है कि आप लोग अगर ये स्टेप्स उठाते हैं तो आप लोग अपने ओवरहेड कॉस्ट कम कर सकते हैं, आपका प्रोक्योरमेंट बढ़ सकता है, और इन टर्न हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनको फिर वो बेनिफिट। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार से 2 दिन के विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। अब विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है। गुरुवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में राज्य की संस्थाओं में निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सिटिंग जज की देखरेख में हो। हाईकोर्ट सिटिंग जज इसकी जांच करें और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से पूछा कि भर्ती घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ईमानदार हो या इसके लिए विधानसभा का 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज हमें हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जो धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। उन्होंने राज्य में भू कानून के पक्ष में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध बंदरबाट हुई है। भूमाफिया कृषि उद्यान के नाम पर अंधाधुंध जमीन खरीद रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित ने कहा कि उनकी ये मांग है कि भर्ती घोटाले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय हो सके। चर्चा कराना चाहती है और चाहती है कि आखिरकार इस मामले में एक संस्था को जो जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो आखिर में दबाव में काम करेगी, तो उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी सिटिंग जज के माध्यम से करने में परहेज क्यों है, गुरेज क्यों है, इसलिए सत्र की मांग करना चाहते हैं। उसमें चर्चा हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक ये भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शादाब शम्स ने पहली बार वक्फ बोर्ड की बैठक ली। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे शादाब शम्स के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने वक्फ की संपत्ति और मदरसों के साथ साथ पिरान कलियर को लेकर बुनियाद दिया था, जिसके बाद उनके बयानों को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि उन्होंने बयानों पर सफाई भी पेश की है। अध्यक्ष बनने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड की पहली बैठक बुलाई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। वक्फ बोर्ड की पहली बैठक में जिनमें बोर्ड ने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए, इन पर चर्चा की गई। साथ ही उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के पास 103 मदरसों पर स्मार्ट क्लासेस बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान शादाब शम्स ने कहा कि मदरसों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके,
ये इसके लिए वक्फ बोर्ड का मकसद बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड की संपत्तियों पर तमाम कब्जे हो रहे हैं, जिसको लेकर आज बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण पर जल्द ही बुलडोजर चला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिरानकलियर में बिगड़ती व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जल्द ही पिरानकलियर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उनके टेंडर के प्रपोजल्स मंगाने के लिए कह दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि साबिर पाक की दरगाह पर किसी भी तरह के ड्रग माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दे, उस दिशा में अब ये मॉडल मदरसे उत्तराखंड को मदद करने के लिए भी तैयार होंगे। और हमने कहा था कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हम अच्छा करके दिखाएंगे, लोगों के सामने एक मॉडल रखेंगे कि इस तरह के मदरसे, इस तरह के, क्योंकि मदरसे का ये अरबिक वर्ड है मदरसा, जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। और विद्या के मंदिर में अगर अच्छी विद्या मिलेगी तो मेरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। मेरा तो बुलेटिन में बात मंगलूर की कर लेते हैं, जहां अपना पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान मंगलूर में पीएसी के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्राम पंचायतों में पीएसी फोर्स के साथ मंगलूर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। बता दें कि साथ ही पुलिस ने बिना परमिशन के रैली निकाले जाने और असला थाने में जमा किए जाने की लोगों से अपील की। इस दौरान मंगलूर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि त्रिक्षत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। मंगलूर क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में पुलिस सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स और पीएसी जवानों के साथ लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए ग्रामीणों से भी अपील की जा रही है। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक लाइसेंस असला थाने में जमा नहीं कराया, उनको अग्रिम पुलिस कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर प्रत्याशियों से भी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव प्रचार किए जाने की अपील लगातार की जा रही है। त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलौर पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें ग्राम वासियों को सूचित किया गया जिनके द्वारा असले जमा नहीं कराए जा रहे हैं वो शीघ्र असले जमा करा दे, अन्यथा जो है नोटिस दिया जाएगा, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां विधायक मनोज ने 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान टीचरों के समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की गई। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच राजकीय शिक्षक संघ 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के शिक्षक संघ पदाधिकारी और शिक्षकों ने भारी संख्या में शिरकत की। अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली, वेतन के लिए और सहित सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर चिंतन किया गया और सरकार से शिक्षकों के समाधान की मांग की गई। तो वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे विषय, चाहे वेतन विसंगति को लेके हो, चाहे पदोन्नति को लेके हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल को लेके, बहुत सारी समस्याएं इनके द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। 5 साल से बाधित हो रही है, सबसे दिक्कत का विषय है और उसके बाद वेतन विसंगति सबसे विषय है। इसके अलावा छोटी मोटी और अन्य समस्याएं। दूसरी तरफ जहाँ भी देखें तो हमारे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या। तो बुलेटिन में बात लालकुआ की कर लेते हैं, जहां खड़गपुर में हुई दलित युवती की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा। बता दें कि लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर में दलित युवती की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यशपाल आर्या पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ लालकुआ कोतवाल डीआर वर्मा, नायब तहसीलदार राजीव वर्मा भी साथ रहे। तो वहीं आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने मृतक अंजलि के परिवार के सदस्यों से अलग अलग बात की और घटना के सभी साक्ष्यों पर चर्चा की। वहीं मृतका के परिजनों से मिलने के बाद आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने लालकुआ कोतवाली में पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बता दें कि बीती 22 अगस्त को खड़गपुर निवासी खीम राम की पुत्री अंजलि आर्या की
किच्छा के समीप बारा के जंगल में हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले को लेकर क्षेत्र में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला था। तो वहीं पीसी गोरखा ने कहा कि सरकार और आयोग पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि मामले में जो दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। पहले जो यह घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। मुझे शोक संवेदना व्यक्त करनी है इस परिवार के साथ। साथ ही जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसमें हमने एक नई चीज़ आज जोड़ने का प्रयास किया है। हमने यह जांच थाना कोतवाली से हटा करके सीओ को सौंपने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही सीओ इस पर जांच करेंगे। सीओ भवाली को यह पत्र प्राप्त हो चुका है को न्याय दिलाया जाएगा और साथ साथ में सीओ स्तर की स्पेशल एक जांच भी बैठा दी गई है आज कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, बिल्कुल जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ एक अलग सी घटना, पता नहीं कौन सी मानसिकता। ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां एसपी ट्रैफिक ने पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कों को पार्किंग स्थल ना बनाया जाए। आपको बता दें कि देहरादून में तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए हैं जिनमें पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन ये पार्किंग लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि जेब काटने के लिए बनाई गई हैं। लोग उन मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ने करने की बजाय सड़कों पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अब इस मामले पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। तो वहीं एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करते हुए हिदायत दी कि पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल ना किया जाए। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोग उसी पार्किंग में अपने वाहन पार्क करवाएं जाएं, जिससे यातायात में असुविधा ना हो सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी एक एजेंसी का नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है जिसमें एमडीडीए, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बनाया और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा पुलिस के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब एक आरोपी पेशी के दौरान हथकड़ी के साथ पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। बता दें कि जिले की पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेशी के लिए कोर्ट लेकर जाया जा रहे एक बंदी को पुलिसकर्मियों को धक्का देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अब पुलिस टीम जगह जगह आरोपी को खोजने के लिए तलाश कर रही है। फरार हुए बदमाश धन्या क्षेत्र में रंजिशन दुकान में आग लगाने के अलावा बाइक चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देने के आरोप में 3 दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि बीती 4 सितंबर को धन्या क्षेत्र में एक दुकान में अज्ञात शख्स ने आग लगा दी थी। वहीं क्षेत्र से एक बाइक भी चोरी हुई थी। पुलिस ने आरोपी कमल सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने रंजिशन में रंजिश के चलते दुकान में आग लगाई थी। वहीं अपने दूसरे साथी के साथ बाइक की चोरी भी की थी। इसके अलावा अपनी विवाहित बहन से प्रेमी को मारने के लिए वह क्षेत्र में आया था। इस दौरान अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने बताया कि 6 टीमें क्लबिंग और 8 टीमों की तरफ से नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में जंगलों के साथ साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक मुलजिम था जो भी कुछ दिनों पहले धनिया में पकड़ा गया था दुकान में आग लगाने की और बाइक चोरी करने का। उससे आज माननीय न्यायालय में पेशी से वापस जब उसको गाड़ी से वापस ले जाने जा रहे थे, उसी वहाँ पे पार्किंग के पास ही वो हथकड़ी छुड़ा करके भाग गया और इस पे हमारे जो पुलिसकर्मी थे इन लोगों ने पीछा किया और बाकी अन्य लोगों की मदद से भी पीछा किया गया, लेकिन जटिल भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण जो है वो। तो बुलेटिन में बात सुतारगंज की कर लेते हैं, जहां सुतारगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि लूट मामले में फरार चल रहे पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
उधम सिंह नगर के सितारगंज में बीती 13 जुलाई को फ्यूजन माइक्रो कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट करने के मामले में फरार चल रहे पति पत्नी को सितारगंज पुलिस ने ग्राम तिलियापुर के पास से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा से झाड़ी मंदिर शक्ति फॉर्म के जंगल वाले रास्ते पर 5 लोगों की तरफ से तमंचा दिखाकर कलेक्शन किया गया 1,94,000 रुपए लूट लिया गया था। वहीं सितारगंज पुलिस ने कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनके कब्जे से 80,000 रुपए बरामद किए गए थे और एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे। वहीं अभी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि मंगत की पत्नी गुरनाम और मंगत सिंह की तरफ से लूट की योजना बनाई गई थी। मंगत सिंह और उसकी पत्नी 13 जुलाई से अपने घर से फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने उन पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। लूटने के बाद ये लोग भाग गए, इनको 5 को गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने से फरार चल रहे थे। इनको कल गिरफ्तार किया गया है और आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये मेन मास्टरमाइंड जो है ये यही दोनों हैं, पति पत्नी, और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे 3550 रुपये नकद प्राप्त हुए। लूटने के बाद ये लोग भाग गए, इनको 5 को गिरफ्तार। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां मृतक बच्चों के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। गोविंदनगर से लापता 3 बच्चों का बीते सोमवार को कोह नदी के तट पर शव मिलने के बाद से ही परिजन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। वहीं परिजनों ने तीनों बच्चे के अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने कोटद्वार कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस केस वापस लेने का दबाव बना रही है, जिसको लेकर परिजनों ने कोटद्वार कोतवाली में हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि कोटद्वार पुलिस हमें घर आकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रही है। कोटद्वार पुलिस अपहरण के बाद हत्या के को सड़क दुर्घटना बताकर केस बंद करने का जबरदस्ती दबाव बना रही है, जबकि हादसे वाले स्थान पर स्कूटी सही सलामत थी। परिजनों की तहरीर के बाद अब कोटद्वार पुलिस थाने में स्कूटी लाकर तोड़ा है, जिसके प्रतीत होता है कि कोटद्वार पुलिस हत्यारों को जानती है और उनसे मिली हुई है। परिजनों ने इस तरीके के कई आरोप पुलिस वालों पर लगाए। दरअसल 9 सितंबर सुबह गोविंदनगर कोटद्वार में 3 बच्चे घर में बिना बताए स्कूटी लेकर निकले थे, जिसको बीती सोमवार सुबह तीनों बच्चों का शव खो नदी के तट पर मिला था, जिसमें कोटद्वार पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शवों को नदी से निकाला था। इस मामले में तीनों बच्चों के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जांच से बच रही है, पुलिस हत्या को जबरदस्ती हादसे का नाम दे रही है। तो वहीं एडवोकेट अरविंद वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस और वन विभाग ने सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की है और अगर पुलिस सक्रियता से काम करती तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चों को सही समय रहते पकड़ा जा सकता था। वहीं इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का कोई प्रतिदर्श नहीं है और जिस तरह से उनके परिजनों का आरोप है, कहना है हमारा दायित्व है कि हम हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। पुलिस हर एंगल से काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर क्या घटनाक्रम है। पुलिस परिजनों की तरफ से दिए गए इनपुट पर भी लगातार काम कर रही है। देखो, आप वो क्या कह रहे थे मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहाँ तक स्कूटी की बात है, जब वो नीचे स्पॉट पे थी, मैं खुद भी वहाँ गया था, उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी हुआ है। हमने एफएसएल टीम से स्कूटी को प्रॉपर चेक कर लिया, जो भी उसमें जो हमारा टेक्निकल ऑब्जर्वेशन होता है। थाने में करी है, इसलिए इसे हादसे का नाम दे रही है। हादसा नहीं है, पूरे शहर में खबर है हादसा नहीं है। स्कूटी के 2 टुकड़े कर दिए हैं इन्होंने। जब स्कूटी मिली थी जब का सीन देखिए और आज स्कूटी मिली तब का सीन देखिए। तो जिस प्रकार डिपार्टमेंट मिला हुआ है। नहीं है तो ये क्या है, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चों का मर्डर हुआ था, ठीक है, पर इन्होंने इसको हादसे का रूप दे दिया। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।